हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी हम मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। हम क्या करें जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाए। कैसे हम अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है, उससे कैसे डील करें। तो इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे मार्क्स को इम्प्रूव करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अच्छे से फॉलो करना है इसको, एंड आई एम डैम श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा इसका नीट में। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जनवरी में, और तब मैंने जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था मेरा पार्ट टेस्ट में स्कोर आ रहा था 450 के अराउंड। उसके बाद मैंने मार्च से फुल मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे जिसमें मेरा स्कोर 500 के अराउंड आने लगा। देन रेगुलरली मॉक टेस्ट देने के बाद मेरा स्कोर 550 के अराउंड आने लगा, एंड लास्ट तक मेरा स्कोर 580 590 तक जा रहा था। बहुत रेयरली मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर 610 के अराउंड गया होगा, उससे ऊपर तो गया ही नहीं। पर जब मेरा स्कोर 570 580 आता था ना, इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर 575 था और मेरा उसी कुछ मार्जिन की वजह से, कम स्कोर होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मुझे वही डर लगता था कि यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कुछ नंबरों की वजह से नहीं हुआ, और अब मैंने ड्रॉप लिया और फिर से मेरा वही स्कोर जा रहा है, मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं होगा। बट नीट में मेरा स्कोर 666 आया। 650 प्लस मेरा स्कोर कभी आएगा नीट में, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जो मैं कर रही थी ना वो सही था। बेशक उसका रिजल्ट मुझे मॉक टेस्ट में ना मिला हो, लेकिन मुझे नीट में मिला। इट वॉज वर्थ इट। तो आपको भी बस राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। बेशक उसका रिजल्ट आपको मॉक टेस्ट में ना मिले, लेकिन नीट में ज़रूर मिलेगा। मॉक टेस्ट में मार्क्स लाना आपका कभी गोल है भी नहीं। नीट में आपको मार्क्स चाहिए, वो आपका टारगेट है, वहाँ आपको एज करना है, ठीक है। उस एग्जाम में आपको अच्छी रैंक लानी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपना कॉलेज लेना है, तो उसमें आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बस आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें करना क्या है जिससे हमारे नीट में मार्क्स आए। तो आपको दो चीज़ें फॉलो करनी है। सिंपल मॉक टेस्ट देने बहुत सारे, जितने दे सकते हो। सेकंड, अच्छे से एनालिसिस करनी है। टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करना इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। सबको अच्छे से एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसमें, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। सो पहली चीज़, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं। तो बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि दीदी हमारा सिलेबस मॉक टेस्ट से मैच ही नहीं कर रहा, हमारे ये चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं लेकिन हमारे मॉक टेस्ट में ये सिलेबस है, तो हम कैसे दें। तो ये प्रॉब्लम इस वक्त काफ़ी सारे बच्चे फेस कर रहे होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होगा और आपके मॉक टेस्ट में सिलेबस अलग होगा, आपकी प्रिपरेशन इतनी नहीं हुई होगी, तो सिलेबस मैच नहीं कर रहा, कैसे मॉक टेस्ट दे। तो मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, आप चूज़ करना ना आपके लिए कौन सा बेटर है। पहला तो ये कि मैंने भी सेल्फ स्टडी करी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए थे, तो मुझे पता था कि मेरी एक ही गलती हो चुकी है कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए थे और मेरे को बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिलेबस से मॉक टेस्ट नहीं दिया था, मैंने मॉक टेस्ट से सिलेबस किया था। मैंने रिवर्स डायरेक्शन में प्रिपरेशन करी थी। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिलेबस करते हैं देन हम मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन मैंने उल्टा किया था। मैंने पहले मॉक टेस्ट डिसाइड कर लिया था कि यार मुझे ये मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करी थी। तो मॉक टेस्ट मैंने टेलीग्राम से ढूंढे थे। वहाँ पे मैंने एक मॉक टेस्ट ढूंढ लिया अपने लिए कि मुझे ये वाला मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। उसका मैंने सिलेबस देखा और फिर मैंने वो सिलेबस प्रिपेयर किया। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम ही नहीं होती थी कि मेरा सिलेबस मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने खुद से रैंडमली चैप्टर सेलेक्ट नहीं किए थे। मैंने मॉक टेस्ट सेलेक्ट किया, मैंने उसका सिलेबस देखा, जो भी सिलेबस है मैंने वो किया। इससे मुझे दो बेनिफिट हुए। एक तो मेरे पास टारगेट था कि प्रॉपर कि यार मुझे इतने दिनों में ये इतना सिलेबस पूरा करना है। दूसरा, मेरे पास मॉक टेस्ट का कोई इशू नहीं था। सिलेबस होते ही मेरे को मॉक टेस्ट मिल गया उसी सिलेबस का और मैंने दे दिया, मेरी प्रैक्टिस भी हो गई। तो जो मेरी प्रॉब्लम थी कि यार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, वो कमी थी, वो मैंने पूरी कर ली थी इस तरह से। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हो। जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट उठाओ, सिलेबस देखो, करो, ठीक है। खुद से नहीं बन रहा कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट को अपना टारगेट बना लो। हर चीज़ का सोल्यूशन है। करना चाहोगे, ढूंढना चाहोगे तो सब मिल जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलेगा कि हमारे पास सिलेबस नहीं है, हमारा मैच नहीं हो रहा। नहीं, सोल्यूशन ढूंढो, एंड सोल्यूशन है। बस करना स्टार्ट कर दो। और रही बात अगर मॉक टेस्ट की कि हम मॉक टेस्ट कहाँ से ढूंढे, हमें मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे, डोंट वरी, वो भी मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मॉक टेस्ट ढूंढने में बहुत मेहनत लगी थी, बहुत टाइम लग जाता है इस सब में। टेलीग्राम में इतने सारे चैनल्स होते हैं, सब में ढूंढना एंड देन क्रेडिबिलिटी चेक करना कि वो एनसीईआरटी बेस्ड जाए या नहीं। तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आप लोगों का टाइम ना जाए, इसके लिए मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो आपको देने चाहिए नीट 2025 के लिए। आकाश के पीडब्ल्यू के मॉक टेस्ट वहाँ पे अपलोडेड है, पीडब्ल्यू रियल टेस्ट सीरीज भी है, ड्रॉपर वाली। तो ये सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। किस टाइम पे आपको कौन सी टेस्ट सीरीज देनी है वो भी मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी। अभी कौन सी बेस्ट है वो मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। नीट से एक महीने पहले कौन सी बेस्ट होगी वो भी मैं आपके लिए अपलोड करूँगी, जो आपको बिल्कुल देनी चाहिए। तो सब कुछ वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बस आपको जाना है, देना है। आंसर की सोल्यूशन सब कुछ अपलोडेड है, तो बस दो, ठीक है। कमी नहीं है किसी चीज़ की।
एंड ऑल्सो सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं, वहाँ पे और भी चीज़ें बहुत सारी अपलोडेड है। फॉर एग्जाम्पल सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, पीडब्ल्यू मैटिजी बुक्स, ठीक है, पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच की बुक की पीडीएफ, फॉर्मुला शीट्स, रिएक्शन शीट्स, ये सब कुछ वहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। तो बहुत सारा कंटेंट है जो आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपको ज़रूरत है अपनी नीट की जर्नी में, इस प्रिपरेशन में, आपको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो सब कुछ वहाँ पे अपलोडेड है। क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है यार बच्चों को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रिपरेशन में, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्लीज़ रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस आप करो, ठीक है। एंड इस चीज़ को मत सोचना बिल्कुल भी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमारा नहीं हो पाएगा। मैंने भी सेल्फ स्टडी करी थी, मेरा भी हुआ है, आपका भी होगा। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन लेक्चर्स कौन से देखें, तो वो प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, सब कुछ वहाँ पे अपलोडेड है। एक बार जाके ज़रूर देखना एंड ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ ज़रूरत हो जो वहाँ पे ना मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। सो नाउ आई होप कि जिन बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया वो इस तरह से ज़रूर करेंगे, आप लोगों का हो जाएगा। इससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको टारगेट्स मिलेंगे प्रॉपर एंड आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दे पाओगे। तो प्लीज़ रिवर्सली आप कर सकते हो, टेस्ट से सिलेबस की तरफ जाओ, ठीक है। जिन बच्चों को भी सिलेबस कंप्लीट करने में स्ट्रगल हो रहा है या फिर मॉक टेस्ट देने में स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि मैच नहीं हो पा रहा सिलेबस, प्लीज़ इस तरह से करो। सेकंड ऑप्शन एक ये भी है कि अगर किसी ने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वहाँ के आप मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड ड्यू टू सम रीज़न आपका बैकलॉग हो गया और वो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया उस मॉक टेस्ट का, तो अब क्या करें, उस मॉक टेस्ट को छोड़ दें, कैसे कवर करना है। तो आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि आप उस मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ो, ठीक है। कोई भी मॉक टेस्ट मत छोड़ो, आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, चाहे आपका सिलेबस कितना भी कंप्लीट क्यों ना हो। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। आप लोग मॉक टेस्ट छोड़ देते हो सोच कर कि यार हमारा पूरा सिलेबस नहीं हुआ, लेकिन छोड़ने के बाद तो आपने एक भी चैप्टर का टेस्ट नहीं दिया ना। कम से कम जितना भी करा है आपने, 2 चैप्टर 3 चैप्टर, उसका तो आप देख पाते कि आपको कितना आता है, उसका तो टेस्ट दे पाते, उसके तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते। तो वो समथिंग हम लोग नहीं देखते, हम लोगों को एवरीथिंग चाहिए और वो नहीं हो पाएगा यार, कभी भी नहीं हो पाएगा। एवरीथिंग तो कभी भी नहीं मिलता। किसी भी मॉक टेस्ट से पहले आपको नहीं लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो ये देखो कि आपके लिए बेटर कौन सा है, टेस्ट देना बेटर है या छोड़ना बेटर है। दोगे तो कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस होगी, छोड़ने से तो बेटर ही है कि दे दो, चाहे कम नंबर आएंगे चल जाएंगे, 200-300 नंबर जीरो से तो बेटर है। हम ये क्यों देखते कि यार सारा कर लेंगे तो फिर 600 आ जाएंगे, 650 आ जाएंगे, छोड़ दोगे तो ज़ीरो हो गया ना। दे दोगे अभी जितना करे उतना दे दोगे तो 200 आएंगे, 300 आएंगे, कुछ तो आएंगे, कुछ तो प्रैक्टिस होगी। तो हमेशा यार वो समथिंग लेकर चलो, ठीक है। कभी भी अगर आप ये देखोगे ना कि इतना हो जाता तो ये भी कर लेते वो भी कर लेते, कभी नहीं हो पाएगा ऐसा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यार कोई भी मॉक टेस्ट मत छोड़ो, ठीक है। एक बार अगर आपने कोई मॉक टेस्ट छोड़ दिया है सोच कर कि मैं बाद में दे दूंगा, बाद में कभी नहीं दे पाऊंगी। बाद में कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया जाता। मैंने भी 2 अटेम्प्ट दिए एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है, एक बार अगर हमने कोई मॉक टेस्ट छोड़ दिया ना वो फिर रह जाता है, क्योंकि एक तो बाद में हमारे पास और बहुत सारे टेस्ट होते हैं देने के लिए, जो एंड में टेस्ट सीरीज होती है, तो हमारा फोकस उन पर होता है, फुल मॉक टेस्ट पे होता है, पार्ट टेस्ट बाद में कोई नहीं देता। तो एक बार कोई मॉक टेस्ट रह गया ना तो वो रह ही जाता है, एक्सेप्ट दिस फैक्ट। तो इसलिए कोई भी मत छोड़ो, आप दे दोगे तो आपका कोई लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। कुछ नंबर आएंगे चाहे कम आएंगे बट कुछ वो सिखाएगा ही। अगर आप वो मॉक टेस्ट दोगे तो उससे आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, आपको कुछ लॉस नहीं होगा। तो अगर आप वो मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा उसे देने में, आप उससे बहुत कुछ सीखोगे। तो प्लीज़ अपना कोई भी मॉक टेस्ट मत छोड़ना। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमें टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है। टेस्ट दे दिया, बहुत सारे टेस्ट दे दिए, वो मेन चीज़ है कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं, लेकिन उन टेस्ट को देने का कोई फायदा नहीं अगर आपने उसकी एनालिसिस नहीं करी बाद में। अगर आपने 20 मॉक टेस्ट दिए और आपने उसकी एनालिसिस सिर्फ 2 की करी है तो वो 2 मॉक टेस्ट ही आपके काउंट होंगे, बाकी 18 मॉक टेस्ट आपके नल एंड वॉइड हो गए। उन मॉक टेस्ट को देने का कोई फायदा नहीं हुआ अगर आपने उनकी एनालिसिस नहीं करी। वो मॉक टेस्ट को देने का जो पर्पस था कि आप अपनी गलतियां इंप्रूव करो, वो हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने उनकी एनालिसिस ही नहीं करी, आपकी गलती इंप्रूव ही नहीं होगी। तो मॉक टेस्ट देने ज़्यादा बिल्कुल देने, लेकिन मेक श्योर कि दूसरा मॉक टेस्ट देने से पहले पहले वाले मॉक टेस्ट की आपने प्रॉपर एनालिसिस कर रखी हो। बिना एनालिसिस के कोई भी बच्चा डायरेक्टली जंप नहीं करेगा दूसरे मॉक टेस्ट पे, ठीक है। प्रॉपर मॉक टेस्ट की एनालिसिस करने के बाद दूसरे पे जाना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस करनी कैसे है। तो उसके लिए आपको बेसिक 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, ऑफकोर्स हम कोई भी मॉक टेस्ट देंगे हम कभी भी 100% प्रिपेयर नहीं होते, ठीक है। कुछ ना कुछ हमारा रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो हम छोड़ के जाते हैं, जो हमें प्रिपेयर नहीं होते। तो आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है, उस पर आपको लिखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे जो आपने मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर ही नहीं करे थे, जो आप छोड़ के गए थे। तो क्योंकि आप वो चैप्टर छोड़ के गए थे तो आपने उन चैप्टर्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे होंगे, तो वो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हम पढ़ के ही नहीं गए तो हम उनके करेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो वो पहले हो गया कि आपने पेपर अटैम्प्ट कितना किया है। तो पहली चीज़ ये आ गई कि आपने पेपर 720 में से जो कम नंबर का पेपर अटैम्प्ट किया है वो क्यों किया है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स टॉपिक्स है जो आपने प्रिपेयर ही नहीं करे थे, जिस वजह से आप पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाए। अब सेकंड थिंग आपको लिखनी है कि जो चैप्टर्स आप प्रिपेयर करके गए हो, जो आप पढ़ के गए थे, उनमें से भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाए हो,
ठीक है, उन चैप्टर्स के भी आपने कुछ क्वेश्चन छोड़े होंगे, अनअटेम्प्टेड रखे होंगे, तो आपको फिर वो लिखना है कि यार ये टॉपिक्स या ये चैप्टर्स है जिनके मैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा, मतलब वहाँ पे मेरी प्रैक्टिस अभी पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब आपको उन चैप्टर्स पे, उन टॉपिक्स पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है, और टाइम देना पड़ेगा, और अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, वो आपका क्लियर नहीं है अभी। एंड थर्ड थिंग आती है आपके वो क्वेश्चन जो आपके करने के बाद भी गलत हुए ड्यू टू एनी सिली मिस्टेक। अगर आप अपना टेस्ट एनालाइज करोगे ना, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं वो आपके तभी गलत होते हैं जब आपकी कोई सिली मिस्टेक होती है, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है, अगर आप तुक्के मारो तो एक अलग चीज़ है, तुक्के मारना अवॉइड करो। ठीक है, तुक्के हमेशा हमारे गलत ही होते हैं। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने बहुत सारे तुक्के मारे थे पेपर में, सोच के कि क्या पता कोई चल जाए, बट मेरा एक भी तुक्का नहीं चला था और सब नेगेटिव हो गया था। तो जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मैंने बहुत, मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, मैं छोड़ दूंगी, पर मैं कितना भी हो जाए मैं तुक्का नहीं मारूंगी। उस टाइम जब हम पेपर देते हैं ना, हमें +4 दिखता है कि यार ये क्वेश्चन में अगर क्या पता ये आंसर होता, हमें सीधा +4 मिल जाएगा। लेकिन हम -1 इग्नोर कर देते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारा -1 हो जाएगा। और +4 मिलने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है, -1 मिलने की 75% है। तो हम जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हम तब भी नहीं देखते कि यार -1 मिलने के चांसेस ज़्यादा है तो ना मारे तुक्का, क्योंकि हमें उस टाइम +4 इतना अच्छा लग रहा होता है कि हम मार देते हैं, बट वो एट द एंड हमें -1 ही देता है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें +4 मिल पाएगा। दूसरा चीज़ कि जो उसकी ऑप्शन होती है ना, उस तरह से डिज़ाइन करी जाती है कि हम मोस्टली हमारा जो तुक्का है ना वो गलत पे ही जाएगा। ये मैंने बहुत बार मॉक टेस्ट में ट्राई करके देख लिया। अगर कोई क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता और मैं सोच रही हूँ कि तुक्का मार दूँ, तो वो हमेशा गलत वाले ऑप्शन पे ही जाता था, क्योंकि वो इस तरह से ही डिज़ाइन करी जाती है ऑप्शन की, अगर कोई बच्चा तुक्का मारेगा ना तो उसका गलत ही जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ तुक्का मारना अवॉइड करना। अगर आप अपने मॉक टेस्ट में तुक्का मार रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। दूसरा, आपको तुक्का मारने की आदत पड़ जाएगी, तो तुक्का मत मारो, क्योंकि नीट के एग्जाम में तो आपको तुक्का मार के नहीं आना बिल्कुल भी, अनलेस एंड अनटिल आप 2 ऑप्शन में श्योर ना हो। ठीक है, वो एक चीज़ है जहाँ पे आप फिर भी रिस्क ले सकते हो। अगर आप श्योर हो कि 4 में से 2 ऑप्शन तो नहीं है और 2 में आपको डाउट है, तब आप एक बार को 50-50 में रिस्क ले सकते हो, बट 25-75 में तो बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, तो वहाँ तो इसलिए आदत मारो ही मत तुक्के वाली। सेकेंडली, आपको ना पेपर हमेशा पूरा एनालाइज करना होगा। ठीक है, ऐसा मत करा करो कि जो क्वेश्चन गलत है सिर्फ वही एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि तुक्का अगर आप मार रहे हो पेपर में और बाई चांस आपका वो तुक्का चल गया, ठीक है, तो फिर आप वो क्वेश्चन कभी एनालाइज ही नहीं कर पाओगे, आप वो उसका सही सोल्यूशन देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो सिर्फ गलत वाले क्वेश्चन देख रहे हो। तो वहाँ कई बार क्या होता है कि तुक्का अगर रेयरली चल जाता है ना, तो क्वेश्चन हमारी नज़रों से निकल जाता है। तो इसलिए ऑलवेज मेक अ हैबिट कि आप सारा ही एनालाइज कर रहे हो। दूसरा एक और बेनिफिट होता है सारा एनालाइज करने का, कि कई बार क्या होता है हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा और हमने उसका कोई अप्रोच सोचा कि इस वजह से इसका ये आंसर है, बट वो गलत होता है। उसका आंसर वो ही हो सकता है, बट किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है, तो वो रीज़न भी हमें सही पता लग जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसलिए हमेशा हैबिट बनाना कि आप सारा ही एनालाइज कर लो 1 से 200 तक। ऑल्सो जो सेक्शन बी के क्वेश्चन है सिर्फ वो मत देखा करो जो आपने अटेम्प्ट करे हैं, जो 5 क्वेश्चन अलग वाले होते हैं वो भी देखा करो, क्योंकि हो सकता है वो आपके नीट के एग्जाम में कंपलसरी सेक्शन में आ जाए। तो आना चाहिए आपको, तो सारा ही आपको देखना है। तो वापस पॉइंट पे आता है, अगर आप तुक्का नहीं मार रहे तो मेजोरिटी आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, वो सिली मिस्टेक्स की वजह से हो रहे हैं। जब मैं मॉक टेस्ट एनालाइज करती थी ना, तो उसके बाद पता लगता था कि यार 20-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो रहे हैं। सोच लो 20 × 5, मतलब 100 नंबर तो सीधा बढ़ेंगे अगर सिली मिस्टेक्स ना हो। तो वो चीज़ इतने गुस्सा आता था यार, सिली मिस्टेक्स की वजह से क्यों गलत हो रहा है, लेकिन ये चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, जितना ज़्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट को दो और अपनी सिली मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश करो। ठीक है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो उस वजह से आपके नंबर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को डबल रीड करो, 3 टाइम्स रीड करो। कैलकुलेशन एरर हो रही है तो कैलकुलेशन को एक बार डबल क्रॉस चेक कर लिया करो। ठीक है, तो ये आपको कर पाओगे, लेकिन आपको इधर ना स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी कि उस कम टाइम पे आप एक क्वेश्चन को 2 बार रीड कर पा रहे हो, हर चीज़ को डबल क्रॉस चेक कर पा रहे हो, तो वो आपकी मॉक टेस्ट को देने से आएगी। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगा, और जितने कम टाइम में अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लोगे उतना ज़्यादा आप सेकंड टाइम रिवाइज कर सकते हो क्वेश्चंस को और अपनी गलतियाँ देख सकते हो कि कोई हुई तो नहीं है। तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे मॉक टेस्ट से आएगी। जब मैंने स्टार्ट किया था मॉक टेस्ट देना, तो मेरे 20-20 क्वेश्चन गलत हो रहे थे सिली मिस्टेक्स के, और नीट के एग्जाम में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो रिड्यूस होती है, ठीक है, बिल्कुल होती है। तो जब मैं 20 से रिड्यूस कर सकती हूँ 2 तक, तो आप भी कर सकते हो। बस सजेशन ये कि आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देने होंगे एंड प्रॉपर एनालाइज करना होगा, जैसे मैंने बताया। सिली मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी जैसे आपको स्पीड मेंटेन होगी, एक्यूरेसी भी आपको फिर अपनी मेंटेन करनी होगी। हर चीज़ को डबल क्रॉस चेक करना, ठीक है, कोई भी आंसर मार्क करने से पहले एक बार क्वेश्चन को 2 बार रीड करना, ठीक है, सिली मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लग जाएंगी। तो ये जो टेस्ट एनालिसिस करी, इसका फ़ायदा क्या होगा? देखो, जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं हमारी प्रिपरेशन कभी भी 100% नहीं होती, हम कभी भी
फुल्ली प्रिपेयर नहीं होते हैं। हमारी प्रिपरेशन में बहुत सारे होल्स होते हैं, लैक्यूनेज होते हैं, तो हमें उन्हें कवर करना है, ठीक है, उन्हें फिलअप करना है। तो हमें वो पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आते थे, हम कौन से चैप्टर्स हम छोड़ के गए थे, कौन से टॉपिक्स छोड़ के गए थे। तो जो सबसे बड़े वाले लैक्यूने हमें वो पता लग गए कि यार हमें ये टॉपिक्स तो हमें आते ही नहीं थे, हम एकदम छोड़ के गए थे। तो मेक श्योर कि टेस्ट देने के बाद सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो, या सबसे पहले भी नहीं तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट से पहले तो आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए वो चैप्टर्स, ठीक है। वो आपको नहीं आते एंड उन्हें आपको बहुत आगे तक ड्रैग नहीं करना है, उन्हें आपको कंप्लीट करना है। तो ये सबसे बड़े वाले लैक्यूने फिल हो गए। उसके बाद आपको पता लग गया कि यार जो चैप्टर्स आप करके गए थे उसमें भी यार ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जिनमें आपको कंसेप्ट की कमी है या क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है। तो मेक श्योर आप टेस्ट देने के बाद उन चैप्टर्स या उन टॉपिक्स पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और वो जो छोटे लैक्यून है उन्हें फिलअप करो। कंसेप्ट में कमी है तो यूट्यूब वीडियो देखो, प्रॉपर कंसेप्ट के ऊपर वीडियो देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कंप्लीट करो। लेकिन वो जो लैक्यून है वो नहीं फिलअप करना है आपको। एंड देन द लास्ट सबसे छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स जो सबकी होती है, ठीक है, सिली मिस्टेक्स होना बहुत कॉमन है, तो घबराओ मत बिल्कुल भी, ठीक है। टाइमली रिड्यूस हो जाएंगी, बस अपना मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है, एंड प्रॉपर देना, वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो दो लैक्यून है फर्स्ट और सेकंड, वो आपको खुद ही फिलअप करना है, वो मॉक टेस्ट से नहीं होंगी, ठीक है। आपका मॉक टेस्ट देने का मोटिव यही था कि आपको पता लग जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स और टॉपिक्स ऐसे जो आपको नहीं आते, जिनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। वो आपको पता लग गया, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने एनालिसिस करी, आपको पता लग गया कि यार ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही है, ये चैप्टर्स ऐसे हैं। बस यहाँ तक का काम था जो आपको मॉक टेस्ट से पता लगता, ठीक है। आपको आपकी गलतियाँ पता लग गई, आपको आपके वीक पॉइंट्स पता लग गए। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कैसे उसे इंप्रूव करना है। अगर वो आपने कंप्लीट कर लिया, उन टॉपिक्स पे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, वो चैप्टर्स जो आप छोड़ के गए वो कर लिए, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो गलतियाँ नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यार। टेस्ट एनालिसिस करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है जब एक्चुअल में आप उसे एग्जीक्यूट करोगे। और मैंने सेम चीज़ हर मॉक टेस्ट के लिए करी थी और मेरा रिजल्ट इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा था। तो मुझे ये लगता था बार बार कि यार मैं प्रॉपर एनालिसिस भी कर रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। बट मैंने कभी भी ना ही मॉक टेस्ट देना बंद किया, ना ही उसकी एनालिसिस करना बंद किया, ना ही मैंने अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना बंद किया। मैं हर मॉक टेस्ट देती इसी पॉजिटिविटी के साथ थी कि इस बार मैं अच्छा करूँगी। लेकिन जब मार्क्स नहीं आते थे तो डीमोटिवेट हो गया, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं उससे। मैं अपने आप को यही बोलती थी कि यार अच्छा हुआ मेरी गलतियाँ पता लग गई मुझे, और मैं इसे अच्छे से एनालाइज करूँगी, अपनी सारी गलतियाँ इंप्रूव करूँगी और नेक्स्ट में और अच्छा करने का ट्राई करूँगी। सो डीमोटिवेशन होती है यार, थोड़ी बहुत तो ऑफकोर्स होती है, लेकिन उसको लेके बैठ जाना उसका वो सोल्यूशन नहीं है। आपको उससे डील करना पड़ेगा, ठीक है। डील इट विद पॉजिटिविटी। यही सोचो कि नेक्स्ट में अच्छा करेंगे और यहाँ से गलतियाँ इंप्रूव करेंगे और ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। बस ये वादा करो खुद से जो मैं करती थी, और मैं फिर इसी पॉजिटिविटी के साथ देती थी कि इस बार मैं अच्छा करूँगी, ठीक है। और यही करके नीट दिया और नीट में रिजल्ट भी मिला। जब मैं नीट का पेपर दे रही थी ना, तो मुझे सच में लग रहा था कि यार जो मैंने जितने मॉक टेस्ट दिए, जितना मैंने एनालिसिस करी है, वो सब मेरी वर्थ इट है और कोई मेरा वेस्ट नहीं गया, ठीक है। मेरे सारे मॉक टेस्ट का रिजल्ट मुझे नीट के एग्जाम वाले दिन मिला। जब मैं नीट का पेपर दे रही थी ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने मॉक टेस्ट में गलत करे थे, और तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि थैंक गॉड मैंने वो उस टाइम एनालाइज कर लिए थे, गलतियाँ देख ली थी, इंप्रूव कर लिया था, और आज वो मेरे सही हो गई नीट में। तो वो सब आपके साथ भी होगा। सो नाउ आई होप कि आपका जो डाउट था कि मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, वो अब क्लियर हो गया होगा। आपको बस मॉक टेस्ट देना कंटिन्यू रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी बंद मत करो। आपको बस मॉक टेस्ट देते रहना है, जो गलतियाँ हो रही है उसे प्रॉपर एनालाइज करो, इंप्रूव करो, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। अभी नहीं हुए कोई बात नहीं, नीट में तो डेफिनेटली होंगे। मेरा भी कभी मॉक टेस्ट में 650 प्लस क्या 620 प्लस नहीं गया था, बट नीट में 650 प्लस आया ना। तो बस आप अपनी स्ट्रैटेजी सही रखो, आप सही ट्रैक पे चलो, मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। अपना इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो। अगर आप अपनी गलती इंप्रूव करते चलोगे तो मार्क्स डेफिनेटली एंड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, ठीक है, वो क्यों कम होंगे फिर। बस अपनी गलतियाँ इंप्रूव करो, जहाँ पता लगे यार मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसे इंप्रूव कर लो, उसे देखो कैसे करना है, वो टॉपिक पढ़ो। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है, जो जो कमी है आपकी प्रिपरेशन में, जो जो लैक्यून है जितने भी, सब बस सबको फिल कर दो, अपने साइड से कोई कमी मत छोड़ो, मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप नए हो तो, एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना प्लीज़, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। एंड ऑल्सो कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट में बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मटेरियल चाहिए, तो सब कुछ आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हार्ट ड्रॉप कर देना, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।